ये मतुआ लोग कौन लोग हैं, इनका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार के चुनाव के बाद बंगाल का चुनाव है और बिहार के चुनाव में ही आप सुनेंगे बहुत मतुआ मतुआ मतुआ। ये स्टोरी ज्यादा रिलेटेड बंगाल के चुनाव से है जो आज से तकरीबन 6 महीने बाद होने हैं। कि एक तरफ मतुआ बीजेपी को भी चाहिए, मतुआ वोट टीएमसी को भी चाहिए और मतुआ समूह के जो दल है वो कांग्रेस को जाके मिल रहे हैं। मतुआ एक सोशल और रिलीजियस आइडेंटिटी है, एक धार्मिक और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। इनको बोरोमा बोलते थे, बोरोमा, कि ये मतुआ समुदाय की बहुत बहुत मतलब टॉप की फिगर मानी जाती थी। बीजेपी वो एक एरिया को लेकर चले जा रही है 16 के बाद, हालांकि जितना उनको 19 में गेन मिला था उसमें एक कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन हुई है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक पाठशाला। तो बत्रा साहब बहुत दिन बाद आज हमारे हाथ में आ गए हैं और एक बहुत ऐसे मसले पर बात करने वाले हैं जो बहुत सुर्खियों में रहा और आगे भी बहुत रहने वाला है। राहुल गांधी अभी हाल ही में बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे, तो उनसे बंगाल से आए कुछ लोगों का समूह मिला और उन्होंने राहुल गांधी से मिले और कहा कि राहुल दादा, क्योंकि बंगाल में बड़े भाई को दादा कहते हैं, कि राहुल दादा आप बंगाल आइए। ये लोग थे बंगाल के मतुआ। ये बंगाल के मतुआ लोग क्यों राहुल गांधी को बंगाल बुला रहे हैं? नंबर एक, अब ये जो फॉरेनर्स एक्ट रूल्स है वो कैसे इंपैक्ट कर रहा है इन लोगों को, इन लोगों पर क्या असर है, और ये मतुआ लोग कौन लोग हैं, इनका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार के चुनाव के बाद बंगाल का चुनाव है और बिहार के चुनाव में ही आप सुनेंगे बहुत मतुआ मतुआ मतुआ। तो हमें लगा कि आप बिहार चुनाव में मतुआ सुने, बंगाल चुनाव में मतुआ सुने, तो पहले हम अपने दर्शकों को रेड माइक पर बता दें कि मतुआ लोग कौन है बंगाल की और उनको लेकर के क्यों हंगामा मचा हुआ है, क्यों मतुआ लोग चाहते हैं कि उनकी बात हो, उनकी समस्याएं क्या है। बत्रा साहब, थैंक यू। बताइए कि मतुआ लोग क्यों चले गए राहुल गांधी के से मिलने और मतुआ लोग कौन लोग हैं? थैंक यू सौरभ। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कहानी, जो ये स्टोरी जिसके हम कहते हैं, ये स्टोरी ज्यादा रिलेटेड बंगाल के चुनाव से है जो आज से तकरीबन 6 महीने बाद होने हैं। और मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि जो चुनाव, जिस राज्य का चुनाव कोविड की पीक पर इतने उफान पर लड़ा गया था, मुझे कोई डाउट नहीं है इस बात में कि इस बार भी बंगाल के चुनाव में आप उतने ही लेवल की इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा देखेंगे, क्योंकि वहां पर टीएमसी भी है, बीजेपी भी है और अब एक कांग्रेस का भी एंगल इसमें जुड़ रहा है। और यहीं पर ये जो मतुआ का कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा क्या है इनकी डेमोग्राफी में, इनकी हिस्ट्री में, कि एक तरफ मतुआ बीजेपी को भी चाहिए, मतुआ वोट टीएमसी को भी चाहिए और मतुआ समूह के जो दल है वो कांग्रेस को जाके मिल रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन क्यों है पॉपुलेशन का, अगर हम बंगाल के चुनाव का को ध्यान से देखें 2026 में जो होने वाले हैं। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि ये मतुआ समुदाय क्या है, मतलब ये जो टर्म है मतुआ, इसका क्या मतलब है। देखिए, इसमें सौरभ एक कंफ्यूजन रहती है, अगली स्लाइड पे जो हमने दिखाया भी है। मतुआ एक सोशल और रिलीजियस आइडेंटिटी है, एक धार्मिक और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है और इसको कई कबार नामशूद्रा आइडेंटिटी से कंफ्यूज करके या इंटरचेंजेबली बोला जाता है। यह समझना होगा कि नामशूद्रा एक जातीय आइडेंटिटी है, कास्ट बेस्ड, और जो मतुआ आइडेंटिटी है वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। क्योंकि बहुत से नामशूद्रा मतुआ धर्म को मानते हैं, इसीलिए इन दोनों को साथ में यूज किया जाता है। नामशूद्रा वो लोग हैं सौरभ, जो बांग्लादेश जब बना तो वो बंगाल की तरफ आए, वेस्ट बंगाल की तरफ आए, और इसीलिए इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बंगाल के साउथ ईस्टर्न हिस्से में है, वहां जहां बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है। जब ये नामशूद्रा आए तो जो मतुआ मूवमेंट था
उसने गेन किया मोमेंटम और कई नामशूद्रा लोग अपने आप को एज मतुआ आइडेंटिफाई करने लग गए। अब पिछले कई सालों में, पिछले 10 सालों में मैं तकरीबन कहूंगा, या 2019 से मैं बोलूंगा, ये जो मतुआ समुदाय है, लाइक बंगाल के बाकी एससी ग्रुप्स, एक बहुत बड़ा मूवमेंट इनका हुआ बीजेपी की तरफ। अगर आपको बंगाल की चुनाव, मतलब बंगाल की राजनीति अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आप मतलब जो भी दर्शक, तो वो जान गए होंगे अभी तक कि बीजेपी बंगाल में जिसे कहते हैं सबऑल्टर्न पार्टी, एससी एसटी ओबीसी, इनकी प्रेफर्ड पार्टी बनी 2021 में और काफी हद तक 2024 में। तो ये जो ग्रुप्स थे, चाहे वो मतुआ हो, चाहे नॉर्थ बंगाल का एक और ग्रुप है राजबंशी, ऐसे ग्रुप्स का जो मूवमेंट हुआ बीजेपी का, उनकी तरफ वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और आगे से बीजेपी ने कई ऐसी पॉलिसीज के जरिए इन ग्रुप्स को रिझाने की कोशिश की। उसमें सीए, फॉरेनर्स एक्ट, अभी फॉरेनर्स एक्ट का आपने जिक्र किया, ये दोनों ही पॉलिसी, चाहे सीए देखें या फॉरेनर्स एक्ट देखें, ये जो भी नॉन मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप्स के लोग आए हैं, चाहे वो बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान में भारत आए हैं, उनको प्रोटेक्शन देती हैं ये पॉलिसीज। तो आप समझ सकते हैं कि मतुआ समुदाय जो अपने आप को एज हिंदू देखता है या एज नॉन मुस्लिम देखता है, और जो बांग्लादेश से आया है बिकॉज उसको वहां डर लगता था कि वहां पर शायद हम सेफ ना रह पाए, उनके लिए ये अपील्स कहीं ना कहीं बेहतर है। लेकिन अब इसमें कांग्रेस का एंगल आता है सौरभ, कि अगर एसआईआर जैसी नीति जो बिहार में हुई, अगर वो बंगाल में फॉलो होती है, तो कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि जो मतुआ समुदाय को बीजेपी प्रोटेक्ट करना चाह रही है, इलेक्शन कमीशन के इस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं हो सकता है उनका ही वोट डिसएनफ्रेंचाइज हो जाए। तो ये इनकी हिस्ट्री है, और इसी हिस्ट्री के आधार पर ये जो क्रॉस कनेक्शन बैठ रहा है यहाँ बीजेपी और कांग्रेस, और अभी तृणमूल का मैंने जिक्र नहीं किया है, तो बीजेपी और कांग्रेस का जो क्रॉस कनेक्शन बैठ रहा है मतुआ को लेकर, ये सामने आता है। बत्रा साहब, तो राहुल गांधी के पास वो मदद के लिए गए कि ये जो एसआईआर है, चूंकि होना ही है, वेस्ट बंगाल में ही एसआईआर होना है, अगला उसकी तैयारी चुनाव आयोग ने कर रखी है। इनफैक्ट एसआईआर तो पूरे देश में होने वाला है। अब चूंकि घुसपैठिए का मुद्दा तो ऑलरेडी बीजेपी उठा रही है बिहार में, तो बंगाल में तो सोचिएगा, जब बिहार में ये हाल है तो बंगाल में बीजेपी क्या करेगी। ऐसे में राहुल गांधी क्या मदद कर सकते हैं, और इन लोगों को, मतुआ लोगों को क्या उम्मीद है राहुल गांधी या कांग्रेस से, क्योंकि बीजेपी तो उनको सॉलिडिफाई कर ही चुकी है, बीजेपी तो उनको वोट बैंक के तौर पर देख ही रही है, उनके प्रति सिंपैथेटिक है, तो राहुल गांधी क्या करेंगे? देखिए सौरभ, ऑपोजिशन एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप होता है किसी भी डेमोक्रेसी में, और जो ये लोग हैं जो शायद सरकार की नीति या सरकार जो इंस्टीट्यूशंस की नीतियों से उनको अगर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन है कुछ, तो वो ऑपोजिशन के पास ही जाएंगे कि देखिए हमें लगता है ये सही नहीं होगा हमारे साथ, आप कुछ निवारण करिए। तो वो प्रेशर डालता है, और उसके सिस्टम्स है हमारे देश में, ऑपोजिशन प्रेशर डालता है। आपने देखा कैसे इलेक्शन कमीशन जो पहले आधार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था एसआईआर में, अब वो आधार एक्सेप्ट करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आता है। तो इन प्रेशर ग्रुप्स के जरिए अब हो सकता है बीजेपी पर भी प्रेशर पड़े कि भाई हमारा इतना बड़ा वोट बैंक। और अब अगली स्लाइड में एक्चुअली बताएंगे कि कैसे बीजेपी की नब्ज कहीं ना कहीं बंगाल में जो है वो यही सारे समुदाय हैं। तो सौरभ, अगर आपकी इजाजत हो तो अगले कुछ स्लाइड्स में ये चित्र, एक्चुअली ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है सौरभ। आपको ये याद होगा 2019 में मतुआ समुदाय की मेट्रियार्क जिसे कहते हैं, मतलब इनको बोरोमा बोलते थे, बोरोमा, कि ये मतुआ समुदाय की बहुत बहुत मतलब टॉप की फिगर मानी जाती थी, इनका देहांत हो गया। ये मोदी जी इनसे मिलने गए 2019 के बंगाल चुनाव से पहले। तो ये आपको एक ग्राफिकली बता रहे हैं हम इमेज के जरिए कैसे बीजेपी ने इस समुदाय को अपनी तरफ किया। आगे अगर हम बढ़ेंगे सौरभ, तो आप देखेंगे कि बंगाल में मतुआ कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और बंगाल में बीजेपी जिसने पहली बार 2019 में सक्सेस चखा बंगाल में, उसने कहां पर आप देखेंगे कि मतुआ समुदाय की जहां कॉन्सेंट्रेशन है वहीं बीजेपी ने अच्छा किया। तो ये जो मैप है ये हमको बता रहे हैं कि नामशूद्रा पॉपुलेशन जो है वो ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड कहां है। अगर आप देखिए बायां मैप है ये नामशूद्रा पॉपुलेशन अनुपात टोटल पॉपुलेशन, और दायां मैप है नामशूद्रा पॉपुलेशन या मतुआ पॉपुलेशन अनुपात टोटल एससी पॉपुलेशन। तो वो जो आप साउथ ईस्ट में जो गाढ़ा रंग देख रहे हैं, चाहे दायां मैप देखिए चाहे बायां मैप देखिए, वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है, नॉर्थ 24 परगना हो गया, इसमें नोएडा जिला हो गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन गया बीजेपी के लिए। और अगले मैप पर आप देखेंगे सौरभ कि उसी एरिया में 2019 हो, 2021 हो
और 2024 हो, वहां पर आप गेरुआ रंग देखेंगे बीजेपी का। ये 2019 के लोकसभा चुनाव की लीड्स है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में असेंबली सेगमेंट्स में विक्ट्री नहीं, हम लीड्स कहते हैं। तो आप लीड्स देखिए, दाईं तरफ गेरुई और बाईं तरफ आप नौमशूद्रा का वो जो हरा गाढ़ा रंग है वो देखिए। 21 में आते आते जो बीजेपी की परफॉर्मेंस डिप होती है असेंबली इलेक्शन में, उसमें एक बड़ा कारण होता है कि ये जो मतुआ समुदाय का वोट कहीं ना कहीं छिटक गया इनसे। तो उनका आप गेरुआ रंग अभी भी देख पा रहे हैं 21 के चुनाव में भी, लेकिन 19 के बनस्पत वो सिकुड़ गया है। और क्योंकि वो कम हुआ है और वो वोट स्प्लिट हुआ, क्योंकि फिर तृणमूल ने भी उस वोट बैंक पर काम किया। और 24 में अगर आप आएंगे तो फिर वही है। इसमें आप 24 में ये कह सकते हैं कि हालांकि बीजेपी की काफी सीटें गिरी 19 के बनस्पत, लेकिन वो जो गेरुआ बेल्ट है, वो मतुआ बेल्ट अभी भी बीजेपी के साथ रहा। और अगर हम इसको ठोस आंकड़े में देखें सौरभ, जो कि आखिरी ग्राफिक है हमारा, तो आप देखेंगे किस तरीके से, किस हद तक ये जो नामशूद्रा का माइग्रेशन हुआ है बीजेपी की तरफ। देखिए सौरभ, नामशूद्रा का जो वोट बैंक है वो 2016 में 43% तृणमूल था और बीजेपी के पास था 10%। इसका मतलब तकरीबन 40-45% लेफ्ट और कांग्रेस में जाता था। 19 में तृणमूल ने इसमें से 5 परसेंटेज पॉइंट खो दिया, लेकिन बीजेपी ने 44 परसेंटेज पॉइंट गेन कर लिया। और स्थिति यह हो गई कि 21 तक आते आते बीजेपी 58% वोट ले रही थी नामशूद्रा का और तृणमूल केवल 31%। तो इस ग्राफिक से यह साफ हो जाता है कि अगर बीजेपी नामशूद्रा की तरफ अपनी पैठ नहीं के ऊपर अपनी पैठ नहीं बना के रख पाती है, तो 2026 का जो चुनाव है बंगाल का, ये इनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। और प्रॉब्लम क्या है कि पहले तृणमूल तो प्लेयर थी उस वोट बैंक के लिए, अब एसआईआर के जरिए कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पिक्चर में आ रही है। इसमें 2-3 दुविधाएं हो जाती हैं। एक दुविधा बीजेपी के लिए कांग्रेस से कैसे डील करे, दूसरी दुविधा जिस दुविधा में कांग्रेस ने अब समाजवादी पार्टी को यूपी में और तेजस्वी यादव को बिहार में डाल दिया है कि अगर कांग्रेस नामशूद्रा जैसे दलित ग्रुप्स को अपनी तरफ रिझा पाती है तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस से कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग ना करना, क्योंकि अगर उस इलाके में 3 में स्प्लिट हो जाता है वोट का, तब फिर बीजेपी भी सेफ नहीं है, तृणमूल भी सेफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो शिफ्ट हुआ है मतुआ का, जिस तरीके से आपने देखा कि एससी का शिफ्ट हुआ कांग्रेस की तरफ पिछले साल लोकसभा में, और काफी हद तक राज्य के इलेक्शन में भी, हालांकि महाराष्ट्र में कुछ रिवर्सल भी हुआ उसका, वो एक अलग कहानी है, कभी और बात करेंगे उसके बारे में। तो अगर कांग्रेस यहां दिखा पाती है और बिहार में प्रूव कर पाती है कि एससी जो हमारे पास जो आया था लोकसभा चुनाव पिछले साल, वो आज भी कहीं ना कहीं जम रहा है और वो बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए भी एक हेडेक बन सकता है कि कांग्रेस को कैसे एक्सक्लूड करे। और बीजेपी के लिए तो है ही कि हमारे कोर वोट बैंक में कहीं ना कहीं एक इंस्टेबिलिटी आ रही है। सॉरी, कोर वोट बैंक में इंस्टेबिलिटी आ रही है, 2024 के आंकड़े बताते हैं। बत्रा साहब, ये कितना फीसदी है बंगाल के कुल वोटर्स में, कितने फीसदी वोट्स हैं जो मतुआ के हैं? मतुआ ज्यादा नहीं है सौरभ। अब देखिए, मतुआ का कोई एन्यूमरेशन नहीं है सेंसस में। सेंसस में नामशूद्रा का एन्यूमरेशन है, वो है 4%। लेकिन बात यह है, वो 4% इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका इंपैक्ट 20, 25, 30 सीटों पर पड़ सकता है। आपको मैंने अभी दिखाया कैसे बीजेपी वो एक एरिया को लेकर चले जा रही है 16 के बाद। हालांकि जितना उनको 19 में गेन मिला था उसमें एक कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन हुई है, लेकिन फिर भी 24 में भी जब बीजेपी ने बंगाल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, तब भी उसके पास उस इलाके का एक अच्छा भला चंक था असेंबली सेगमेंट लीड्स का। तो हालांकि पॉपुलेशन 4% ही है, लेकिन क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड है उस एरिया में, इसलिए उसके पास एक स्विंग फैक्टर है तकरीबन 2 से 3 दर्जन सीटों। 2 से 3 दर्जन सीटों पर इंपैक्ट है, यानी अगर जितना क्लोज इलेक्शन होगा मतुआ उतने सिग्निफिकेंट होते जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के पास कौन सा प्लान है इनके लिए? क्योंकि ऐसा लग जैसे कि 2024 में कभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप मैप दिखा रहे थे, तो सिग्निफिकेंट वोट मिला है तृणमूल कांग्रेस को भी मतुआस का इस बार। तो ऐसा क्या कर रही है ममता बनर्जी मतुआस के लिए जो ये लोग उनकी तरफ थोड़ा आकर्षित हो रहे हैं? और इससे जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कार्तिकेय, क्या जो मतुआस हैं वो मैं मुस्कुरा के पूछ रहा हूं ये बात कि थोड़े कम्युनल हैं?
दूसरा सवाल थोड़ा सा मुझे लगता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कम्युनल, देखिए, एक इनसिक्योरिटी है क्या उनके मन में, क्योंकि वो बांग्लादेश छोड़कर आए, जी। लेकिन आप ये समझिए कि जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी बाकी मालदा मुर्शिदाबाद जैसे बेल्ट्स में है। मुझे लगता है मतुआ समुदाय का जो मेन अपील है वो सेल्फ प्रेजर्वेशन है, कि हमारी आइडेंटिटी बनी रहे, हमें जो राइट्स और जो हमें कहीं ना कहीं एक भारतीय होने का एक जो एहसास है वो बना रहे, वो मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अब जब चुनाव होगा तो जमीन पर जाएंगे तो लोगों से बातचीत करेंगे। कई चीजें ऐसी होती हैं जो रिपोर्ट में सामने नहीं आती, सर्वे में सामने नहीं आती, लेकिन जब लोगों से बातचीत करें सौरभ, आपसे बेहतर ये कौन जानेगा, वो फिर जब आप ऑफ कैमरा लोगों से बात करते तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। बट इतना मैं ये कहूंगा कि कम्युनल है या नहीं इसके बारे में मैं अभी अपना कमेंट रिजर्व करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक जो उनका इंसेंटिव है वो सेल्फ प्रिजर्वेशन का। जो तृणमूल की आपने बात की, देखिए तृणमूल एक बहुत मंझी हुई पार्टी है बंगाल की। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। एक मथुआ का मैंने आपको दिया कि 2019 के चुनाव में मथुआ का जो इलाका था वो तृणमूल से छटका, तो उन्होंने क्या रिकवरी करी। एक और इलाका जंगल महल का था। अगर हम 2019 के मैप पे फिर से जाएं, अगर हम प्रोडक्शन टीम को रिक्वेस्ट करें, जो पहला मैप था, आप देखिएगा दो इलाकों में बीजेपी ने, इसके अगला अगर हम मैप देखें, दो इलाकों में बीजेपी ने बहुत इनरोड्स किए सौरभ। एक साउथ ईस्ट का मथुआ बेल्ट और एक साउथ वेस्ट आप देख पा रहे होंगे, नीचे का जो इलाका है पूरा गेरुआ, उसे जंगल महल कहते हैं। वहां पर भी एससी एसटी ओबीसी का बहुत डोमिनेशन है। लेकिन 21 तक आते आते अगर अब अगला मैप देखें हम 21 का, वो वाला इलाका भी बीजेपी के हाथ से काफी हद तक चला गया। अब देख पा रहे हैं वो सारा हरा हो जाता है काफी हद तक, बायां भी, दायां भी और बायां भी। कहने का मतलब है तृणमूल क्योंकि बंगाल की ऑर्गेनिक पार्टी है, उसके पास इस्टेब्लिश्ड तरीके हैं इन इलाकों में अपनी पैठ को वापस जमाने के लिए। आप ये याद रखिए 18 में तृणमूल क्यों इन इलाकों में अनपॉपुलर हुई थी, क्योंकि पंचायत चुनाव जब 18 में हुए थे तो इतनी धांधलेबाजी हुई थी, इतना सप्रेशन हुआ था कि लेफ्ट के लीडर्स को वायलेंस का सामना पड़ा था, सीनियर लीडर्स को। तो ऐसे में एक वैक्यूम खड़ा हो गया था कि ये विपक्ष तो बचा ही नहीं, तो किसको वोट दें, तो बीजेपी को वोट दें। 19 के चुनाव में आया, लेकिन ममता बनर्जी ने फिर अपनी गलतियों से सीखा, इन इलाकों में वो गए। जैसे अभी जंगल महल के इलाकों में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को अपनी तरफ फिर से रिझाया। जो मथुआ बेल्ट है जिसका आपने जिक्र किया अभी, जिसके बारे में हम शो कर रहे हैं, मथुआ में भी ऐसा नहीं है कि पूरा समुदाय बीजेपी के साथ है, उसमें भी प्रो टीएमसी आउटफिट्स भी हैं, फैमिलीज के अंदर भी स्प्लिट है, कुछ एक सेक्शन टीएमसी के साथ है, एक सेक्शन बीजेपी के साथ है। बस ये बात है कि आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कितना करें। तो तृणमूल ने कहीं ना कहीं उस इलाके पे कॉन्सेंट्रेट किया और वो रिकवर कर पाए हैं। अनलाइक नॉर्थ बंगाल जहां राजवंशियों का इलाका है, वहां अभी भी मुझे लगता है कि बीजेपी काफी सेफ नजर आती है, वहां पर उसका डोमिनेंस अभी भी बरकरार। ये डोमिनेंस बरकरार है। चूंकि मैंने कम्युनल वाला सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो पाकिस्तान से हिंदू आए, जो नॉर्थ इंडिया में या दिल्ली या पर्टिकुलरली आसपास के इलाकों में है, वो अमूमन थोड़ा सा उनका सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए रहता है। उनको लगता है कि बीजेपी थोड़ा हिंदुओं की पार्टी है और वो एक विक्टिम है उस कम्युनल पॉलिटिक्स का जो उस वक्त जिन्ना ने की, तो उनका रुझान बीजेपी की तरफ रहता है। तो वही मैं जानना चाह रहा था, ये क्या ये जो ये मथुआ हैं ये हिंदू हैं, जैसे आपकी स्लाइड भी कह रही है, इनकी कल्चरल इनको नाम शूद्रास कहते हैं, हाँ, लेकिन क्या तो ये उतने ही उपासक हैं? इनकी कास्ट आइडेंटिटी नॉर्मन शूद्रा है, बट ये जो मथुआ है ये अपने आप में, मैंने जो रिसर्च करी, एक एंटी ब्राह्मणिकल सेक्ट है 19th सेंचुरी का। तो इसमें भी बहुत लेयर्स हैं। मतलब एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल है इंडिया टुडे पर, इस पे जिसको इंटरेस्ट हो पढ़े, आर्यन गुहा ने लिखा है। वो बताते हैं कि कैसे जो मथुआ नॉर्मन शूद्रा का डिबेट है, इट्स अ क्रॉस बिटवीन मल्टीपल आइडेंटिटीज। तो ये इतना सिंपल नहीं है कि जो हिंदू पंजाबी रह गए थे पाकिस्तान में, वो परसिक्यूट हुए तो वो इधर आए। यहां पर एक कास्ट का भी एंगल है, एक रिलीजन का भी एंगल है, एक सोशल, कहीं ना कहीं सोशल मोबिलिटी का भी एंगल है, और एक नेशनैलिटी का भी एंगल है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, और जितना मुझसे बन पाया एज ए पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, वो मैंने समझाने की कोशिश की। नहीं, बहुत अच्छा है कि मथुआ वोटर्स के बारे में रेड माइक पे हम मानते हैं कि हमारे जो जो दर्शक हैं वो बहुत इन्फॉर्म्ड हैं। तो और इन्फॉर्म बनाने के लिए मथुआ वोटर्स कितने इंपॉर्टेंट होंगे। बिहार में कोई इनकी पॉपुलेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
नहीं, बिहार में जहां तक मेरी जानकारी है मतुआ फैक्टर कुछ खास नहीं है। कुछ माइग्रेट करके उधर से इधर आए हो तो वो अलग बात है, बट बिहार तो की, मतलब बिहार का लेक्सिकन बिल्कुल अलग है। वो अब अगले कुछ एक महीने में बहुत रिपीट होगा। वो लेक्सिकन बिल्कुल अलग है बिहार का। तो हमें लगता है कि मथुआ के बारे में हम लोगों ने चर्चा पूरी कर ली है, सारे एस्पेक्ट्स पे चर्चा हुई, और बत्रा साहब अभी पटना जा रहे हैं बिहार को लेकर के तमाम हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो रेड माइक पाठशाला इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि अब इलेक्शंस अनाउंस होने वाले हैं ऐसे अगले हफ्ते वापस में जी, बिहार के। जी। तो फिर बिहार को हम लोग धीरे धीरे डिकोड करेंगे। अभी वोट अधिकार यात्रा का इम्पैक्ट, कास्ट पॉलिटिक्स, प्रशांत किशोर फैक्टर, बहुत कुछ होने वाला है। तो बत्रा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। द रेड माइक पाठशाला में मजा आया बात करके। डॉक्टर साहब की पाठशाला है, इसको द रेड माइक पाठशाला कहते हैं, है ये बत्रा साहब का शो। हम तो बस संकेत उपाध्याय जी की खड़ाऊ लेकर के है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब। फिर थैंक यू मुलाकात सर। होती है एक नए मुद्दे से। दर्शकों से कहेंगे कि जरा मथुआ के बारे में जरूर ये शो देखें, और अपने पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए दूसरों से भी शेयर करें, ताकि समझे जाने कि अभी सियासत किस करवट लेगी आगे बंगाल में, और बीजेपी के जेब में, मोदी साहब के जेब में, अमित शाह के जेब में मथुआ के लिए क्या क्या है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।